नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, पिछली क्लासेज में हम पढ़ रहे थे बोर के मॉडल के बारे में। बोर का मॉडल हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम पढ़ रहे थे बोर के मॉडल के द्वारा क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं या इसकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है, इसके द्वारा क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो हमने पिछली क्लासेज में बोर के मॉडल के द्वारा त्रिज्या ज्ञात करना बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर के मॉडल के द्वारा इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सा भी कक्ष हो, किसी भी परमाणु में कोई सा भी कक्ष हो तो उसके जो वेग, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वेग की गणना किस प्रकार की जा सकती है वो आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन वे बोर कक्ष के इलेक्ट्रॉन वेग की गणना। ठीक है, तो जो हमारे पास कक्ष होता है, कोई सा भी कक्ष है, जैसे ये है, तो वहां पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। क्या करना है? व्यंजक व्युत्पन्न करना है। ठीक है, ताकि हम वेग को निकाल सके। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है? व्यंजक उत्पन्न करना है। पिछली क्लासेज में हमने देखा था कि किस प्रकार त्रिज्या निकाली जा सकती है, रेडियस निकाली जा सकती है। आज हम वेग को निकालेंगे। ठीक है, अब वेग को कैसे निकाला जाए वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि बोर की प्रथम अवधारणा, मैंने आपको बोर की प्रथम अवधारणा बताई थी। बोर की प्रथम अवधारणा बताई थी। बोर की प्रथम अवधारणा क्या थी? बोर की प्रथम अवधारणा थी mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेडी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास क्या थी? बोर की प्रथम अवधारणा थी। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। अब यहां पे एक चीज और, बोर की द्वितीय अवधारणा, ये मैं आपको बता चुका हूं। बोर की द्वितीय अवधारणा क्या थी? एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई। ये हमारे पास क्या थी? बोर की द्वितीय अवधारणा थी। ये बोर की प्रथम अवधारणा थी। ये मैंने आपको पिछली क्लासेज में बता दिया है। जिसको नहीं पता वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है पिछली वीडियो। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ पे प्रथम अवधारणा हो गई और यहाँ पे क्या हो गई? द्वितीय अवधारणा हो गई। ठीक है, अच्छा, मैं अगर इसको इस तरीके से करना चाहूं, जैसे आर यहां लिख दूं और एन एच अपॉन टू पाई एम आर वी, इस तरीके से लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ना, ये लिख सकता हूं मैं, है ना। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोर की द्वितीय अवधारणा से आर लिया और बाकी की चीजों को मैंने एक तरफ रख दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मैं ये जो आर का मान है ना, आर का मान है, वो समीकरण फर्स्ट में रख देता हूं। ठीक है, जो आर का मान है, आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर रख दूं, रख दो जी। आर का मान किस में रख दिया? समीकरण फर्स्ट में रख दिया। जब मैं आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखूंगा, देखो यहां पे आर है, आर की वैल्यू मैं कहां रख रहा हूं? समीकरण फर्स्ट में रख रहा हूं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में किस तरीके से रखें? तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, आर नीचे है तो नीचे क्या आ जाएगा? एन एच, और टू पाई एम वी कहां आ जाएगा? टू पाई एम वी ऊपर की तरफ आ जाएगा। टू पाई एम बी यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? अब हमको यहाँ पे v निकालना है, ओनली v निकालना है। ठीक है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं निकालना। ठीक है, v निकालना है तो v निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे v निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? v को एक तरफ रखेंगे और बाकी की चीजों को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। बाकी की चीजों को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं एक v से ये v स्क्वायर काटना चाहूं तो कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। इस m से इस m को काटना चाहूं तो कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, v बराबर क्या बचेगा, v बराबर 2 पाई जेड ई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एन एच। ठीक है, m कट गया, v कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन एन एच बचा। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, समीकरण 3 हो गई। ये जो समीकरण 3 है ना, ये ही हमारे पास क्या है, बोर के इलेक्ट्रॉन वेग का व्यंजक है। इलेक्ट्रॉन वेग का क्या है, व्यंजक है। ठीक है, व्यंजक व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं। देखो यहाँ पे बाकी की वैल्यू, देखो यहाँ पे जिस जिस की वैल्यू हम रख सकते हैं वो यहाँ पे हम रख देंगे। तो यहाँ पे किस किस की वैल्यू हम रख सकते हैं, पाई का मान आपको पता है कितना होता है, 3.14 होता है। उसके अलावा जो ई है, ई है, ई का मान कितना होता है, ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 होता है। गुलाम होता है 10 की घात -19 गुलाम। जो हमारे पास एच है वो हमारे पास 6.6 इंटू 10 की घात -34 जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई पाई की, ई की, एच की। ठीक है, पाई की, ई की और एच की। ये सारी वैल्यू आप कहां रख दोगे, आप रख दोगे इस वाले में। ठीक है, आप किस में रख दोगे, समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, समीकरण 3 में पाई, एच व ई का मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है, इन तीन चीजों की वैल्यू मैंने कहां रख दी, समीकरण नंबर 3 में रख दी। समीकरण नंबर 3 में रख दें तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो v का मान क्या आएगा, 2.188 इंटू 10 की पावर कितना, 8 इंटू जेड, जेड की मान नहीं रखे हमने, और n। ठीक है, तो हमारे पास ये बच जाएगा। ठीक है, जेड और n का मान हमको दिया हुआ होता है। ठीक है बच्चों, जेड हमारे पास क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, जेड हमारे पास क्या है, परमाणु क्रमांक है। ये तो आपको दिया गया होगा एग्जाम में, है ना। अगर हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं तो 1 होगा। और एन, एन का मतलब हमारे पास जो भी कक्ष है ना, नंबर जो भी कक्ष है, मान लो ये है, एन बराबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एन बराबर 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। और जेड हमारे पास क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना का जो व्यंजक है वो निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चा, अब देखो अगर हमें जेड को कांस्टेंट मान ले, जेड अगर कांस्टेंट है तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है, मतलब ये कि v जो है वो n के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर n का मान बढ़ाते जाएंगे तो v का मान कम होता जाएगा। ठीक है, और अगर n कांस्टेंट है हमारे पास तो v z के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि v की वैल्यू बढ़ेगी तो z की वैल्यू बढ़ेगी। जितना ज्यादा परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा जो वेग है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, बोर के मॉडल की अवधारणा में जो दूसरा अनुप्रयोग है वो हुआ। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कर सकते हैं आसानी से। तो यहां पे आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, इसके अलावा हमारे पास, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो, इसके बाद हमारे पास क्या है, हम बोर की अवधारणा के द्वारा इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करना हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।